बाजार में आज हम आपको लेकर आए हैं चित्तूर आंध्र प्रदेश के उन बाग बगीचों में जहां से आपके पसंदीदा मैंगो ड्रिंक के लिए आम जाते हैं। ये है के रमेश नायडू, एक किसान जो सेरीकल्चर और मैंगो फार्मिंग करते हैं। नई टेक्नोलॉजी अपनाने और समय के साथ आगे बढ़ने की इनकी इच्छा ने इन्हें 3 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट करने की प्रेरणा दी। कोका कोला के उन्नति प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्रोडक्शन का पहला बाग लगाया और आज ये अपने इस कदम से काफी खुश हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन लाभालू UHDP से हवा बारिश से कुछ पेड़ को नुकसान नहीं होता। मैंने इस नई टेक्निक को देखा, मुझे अच्छी लगी, तो इसीलिए मैंने अपना नया बाग इसी तरीके से लगाया। इस नए अंदाज से बाग लगाने से काफी फायदा है। आम को हाथ से ही अब तोड़ सकते हैं। पुरानी तरह से आम के बाग लगाने से 1 साल आम आता था और दूसरे साल नहीं आता, पर इस नई टेक्निक के इस्तेमाल करने से अब हर साल आम आता है। इదే లాభదాయకం। ప్రతి సంవత్సరం కాస్తుంది, అదేమైతుందంటే ఈ సంవత్సరం కాసింది నెక్స్ట్ సంవత్సరం కాయదు। लगभग मेरी हाइट के इन मैंगो ट्रीज पे पहले 3 साल में ही फ्रूट्स लगने लगते हैं और 7 से 8 साल में ये बकायदा 7-8 टन आम देने लगते हैं। ये खास प्रोजेक्ट एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो ट्री प्लांटेशन है जिसे माजा के लिए तैयार किया गया है जेन इरिगेशन द्वारा। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्रोडक्शन यानी UHDP में ट्रेडिशनल अंदाज से हटकर कम इलाके में ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे फल की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। 1 एकड़ में पहले जो करीबन फार्मर 40 या 50 पौधे लगाते हैं, उसकी जगह करीबन 600 पौधे लगाए जाए और उससे फार्मर का जो प्रोडक्शन है, उसकी जो उपजाऊ है, वो करीबन 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो एवरेज जो फार्मर है तोतापुरी मैंगो का, वो करीबन 1.5 से 2 टन ही निकाल पाता है, कभी 3 टन भी निकाल ले, बट इसमें 8 से 10 टन वो निकाल पाएगा 6th और 7th ईयर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि एक ट्रेडिशनल पौधा यदि मैंगो का आप लगाइए तो 6 या 7 साल लगते हैं जिसके पहले आपको आम का फ्रूट मिले, लेकिन ये UHDP में तीसरे साल में ही आपको फ्रूट मिलना चालू हो जाता है, आम मिलना चालू हो जाता है और चौथे 5वें साल में और भी इजी हो जाता है। तो कितना फर्क पड़ेगा सर इससे प्रोडक्शन पे और कितना ज्यादा फार्मर के लिए ये यूजफुल है? फार्मर के लिए आप देखिए, जो 3 टन फार्मर यदि करता था और उसको 5 या 10 रुपए में यदि पर किलो मिलता था, तो उसको 15 से 30 हजार रुपया पर एकड़ ग्रॉस इनकम मिलती है और इसमें उसकी वो इनकम 80,000 से लाख रुपए हो जाएगी। कौन कौन से और फ्रूट्स में ये काम कर रहे हैं सर, और कैसे देश भर में आप इसको आगे ले जा रहे हैं? आम में हम काम तो जरूर कर रहे हैं, अमरूद में भी कर रहे हैं और अपने अनार में पोमोग्रेनेट में भी काम चालू कर दिया है और उसके बाद में अभी सिट्रस में यानी संतरा या तो मौसमी जो है ऑरेंज में, उसमें इसका काम इस साल 6 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। इस तकनीक के इस्तेमाल के बावजूद जमीन में पोषण बना रहे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। By giving additional organic and inorganic fertilizers and proper fertilizer management, the soil fertility can be retained. वो retain हो सकता है अगर organic and inorganic सही तरीके से उसको अप्लाई करके मैनेज करना जरूरी है। कोका कोला माजा को एक $1 बिलियन ब्रांड बनाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी को कई गुना आम की जरूरत है। साथ ही दुनिया भर में भी फ्रूट जूस में आम की डिमांड लगातार बढ़ रही है। देश में तो जूस बाजार में आम का हिस्सा 90% है। इसके अलावा दुनिया भर में फिजी ड्रिंक्स की डिमांड लगातार गिर रही है। पिछले 2-3 सालों में यूरोप और अमेरिकी बाजारों में कोला की सेल्स लगभग 2% गिरी है। वहीं नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वॉल्यूम्स में 6 से 7% का इजाफा हुआ है। कोका कोला का मानना है कि बाजार का ये बदलता रूप जूस पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए एकदम सही समय है। माजा इस वक्त देश के मोस्ट फेवर्ड जूस ब्रांड्स में सबसे ऊपर है और ऑरेंज ड्रिंक्स में कोका कोला का मिनट मेड भी नंबर 1 है। कैसे कंपनी देश में अपने फ्रूट जूस पोर्टफोलियो को मजबूत कर रही है, इस पर मैंने बात की कोका कोला के प्रेसिडेंट वेंकटेश किनी से। तो ब्रांड बाजार में आज हमारे खास मेहमान हैं कोका कोला इंडिया के प्रेसिडेंट वेंकटेश किनी। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, माजा को 40 इयर्स हो गए हैं,
आप लोग उसे 2023 तक एक $1 बिलियन ब्रांड बनाना चाहते हैं। कैसे अचीव होगा ये टारगेट? माजा ऑलरेडी काफी अच्छी ब्रांड है और टॉप मोस्ट है फेवरेट ब्रांड्स में, तो कैसे अचीव करेंगे ये टारगेट आप 23 तक, जब इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग या इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? अगले 7-8 साल में हम लोग चाहते हैं कि इसको हम ग्रो करें 6,800 करोड़ तक, विच मीन्स $1 बिलियन ब्रांड, जो इंडिया का सबसे पहला जूस ब्रांड $1 बिलियन का साइज तक पहुंच जाएगा। तो हमने नए पैकेजेस लॉन्च किए हैं। छोटे पैक है, एक छोटा टेट्रा पैक जिसमें 10 रुपए में हम माजा ऑफर कर रहे हैं। छोटा प्लास्टिक का पीटी का पैक हमने लॉन्च किया जो 20 रुपए में ऑफर कर रहे हैं, और वो पैक्स हम हर जगह अवेलेबल कर रहे हैं। उसके अलावा हमने फार्मर्स के साथ जोड़ के, और जैन इरिगेशन जो हमारे पार्टनर है, और हमारे बॉटलर हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस, सब ने पार्टनर किया है कि मैंगो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं और कैसे उसका कॉस्ट कम करें, जिससे कि अगले 10 साल के लिए मैंगोज का सप्लाई बढ़ता ही जाए। ओके, तो दिस ब्रिंग्स अस टू दी उन्नति प्रोजेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आप लोगों ने शुरू किया है। ये आप क्या सिर्फ चित्तूर के एरिया में कर रहे हैं, आगे मतलब क्या बाकी जगह पे भी? और क्योंकि 2 मैंगोज का कॉम्बिनेशन होती है माजा, आई थिंक तोतापरी और अल्फांसो, तो क्या सब जगह ये ट्राई किया जा रहा है? ज्यादातर माजा में तोतापुरी मैंगो यूज होता है, और अल्फांसो हम लोग थोड़ा सा वेस्टर्न इंडिया से लेते हैं। तोतापुरी मोस्टली चित्तूर, मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ग्रो होता है। तो यहाँ के फार्मर्स को सबसे पहले हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, उन्नति प्रोग्राम। आज के डेट में 1000 फार्मर्स ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें, और हमारा लक्ष्य ये है कि 10,000 फार्मर्स को हम लोग उन्नति में हम लोग शामिल करेंगे, और उससे जितना माजा का रिक्वायरमेंट है मैंगो का, वो हम यहीं से और इसी प्रोजेक्ट से हम लोग अवेलेबल कराएंगे। कोका कोला इंडिया की अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो कौन से ड्रिंक्स के लिए आप अभी भी बाहर से सोर्सिंग कर रहे हैं और इंडिया में सोर्सिंग नहीं हो रही? हमारे पूरे पोर्टफोलियो में 95% से ज्यादा सोर्सिंग सारा इंडिया में होता है। हमारे कॉन्सेंट्रेट भी यहीं बनता है, और 57 फैक्ट्री है हमारे। सारे आइटम्स हम लोग लोकली सोर्स करते हैं। सिर्फ 2 फ्रूट्स है जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ऑरेंज और लेमन। और ऑरेंज फ्रूट जो है उसके लिए जैन इरिगेशन, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिलकर एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जो विदर्भ के फार्मर्स के साथ ऑरेंज उन्नति शुरू कर रहे हैं, जिससे ऑरेंज का कल्टीवेशन का भी 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे, और जितना भी इंडिया का ऑरेंज जूस का रिक्वायरमेंट है वो हम लोकली सोर्स करेंगे। ग्रेट। ये कब तक होगा सर, और ये किस स्टेज पर है काम? ये एक 10 साल का प्रोजेक्ट है। फ्रूट कल्टीवेशन के लिए लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, क्योंकि फ्रूट के ट्रीज को आज अगर हमने शुरू किया तो 5 साल लगते हैं उनको मैच्योर होने के लिए, और 5 साल में आपको पहला फसल मिलेगा उसमें। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग 10 साल के लिए सोचते हैं, और ऑरेंज जो प्रोजेक्ट है 2020 तक हम उसका रिजल्ट देखेंगे। ओह ग्रेट। दिस ब्रिंग्स मी टू माजा अगेन सर। ऑरेंज आप लोग मिनट मेड में यूज करते हैं, पर वो अभी तक ब्रांड इंडिया में इतना हिट नहीं है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली पकड़ेगा। लेकिन माजा की जब हम बात करें तो ऑब्वियसली अपने मार्केट शेयर के हिसाब से आई थिंक यू होल्ड द 48-50% मार्केट शेयर। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी दे आर ऑल्सो गियरिंग अप। फ्रूटी ने स्लाइस को पीछे छोड़ के एक कदम आगे बढ़े हैं, तो आप इस पूरे माहौल में कैसे माजा को आगे ले जाएंगे एज अ सिंगल ब्रांड इन कोका कोला पोर्टफोलियो? तो माजा तो इंडिया का नंबर 1 जूस ब्रांड है, और मैंगो ड्रिंक्स में भी सबसे ज्यादा शेयर माजा का ही है। मिनट मेड ऑरेंज सेगमेंट में नंबर 1 है। तो मिनट मेड पल्पी ऑरेंज इज इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग ऑरेंज ड्रिंक ऑल्सो। माजा आगे इसलिए है क्योंकि माजा में हम लोग सबसे अच्छे क्वालिटी का हम लोग जूस यूज करते हैं, अल्फांसो और तोतापुरी का मिक्स, और हम लोग यूज करते हैं नॉट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट, मतलब जो फल से पल्प निकलता है उसी पल्प को हम डायरेक्ट माजा में यूज करते हैं। और बाकी जो ब्रांड्स हैं, कई ब्रांड्स वो पल्प को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके उसमें से पानी निकाल के
उसको सस्ता करने के लिए वो यूज करते हैं। और माजा में मैंगो का कंटेंट बहुत हाई है, हायर देन अदर ब्रांड्स। तो उससे हम लोग समझते हैं कि हम हमेशा कंज्यूमर के सामने अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी का पेश करेंगे। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे देखिए कैसे कोका कोला माजा के लिए बदल रहा है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हम लोग पहले उसको जूस सोच के बेच रहे थे, मगर अब माजा को हमने एक फन बेवरेज बनाया है। माजा कोका कोला के पोर्टफोलियो में कुछ साल पहले तक इतना इम्पोर्टेंट शायद नहीं था। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि इसने अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाई और अब बहुत बड़ा हो गया है। ऐसा क्यों, और अब इसके लिए स्पेसिफिकली कोका कोला इतनी जान क्यों लगा रहा है? माजा जब हमने एक्वायर किया था 1993 में, जिस टाइम पे हमने थम्स अप और लिम्का को भी एक्वायर किया था पार्ले बेवरेजेस से, उस टाइम बहुत छोटा ब्रांड था और उस टाइम पे सिर्फ ग्लास बॉटल में अवेलेबल था। प्लास्टिक बॉटल में बनाने के लिए उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होता है और एक प्लास्टिक बॉटल पैकेजिंग का लाइन बहुत महंगा होता है। हमने माजा को ग्रो किया इस स्टेज तक जिससे कि इन्वेस्टमेंट हम लोग लगा पाए इन न्यू पैकेजिंग। तो आज की डेट में माजा के प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए कुछ 20 एक प्लांट है ऑल इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने से प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया। दूसरी चीज, हम लोग पहले उसको जूस सोच के बेच रहे थे, मगर अब माजा को हमने एक फन बेवरेज बनाया है और फन बेवरेज जो एवरीवेयर हर जगह अवेलेबल है और हर जगह हर प्राइस पॉइंट में छोटे से छोटे पैक्स 125 ml टेट्रा पैक, उस पैक से लेके 1.75 लीटर पीईटी सारे पैक्स में अवेलेबल कर रहा है। और इसकी वजह से माजा का ग्रोथ पिछले 10 साल में 3 गुना ज़्यादा सेल्स बढ़ गया है और हम समझते कि अगले 10 साल में हम लोग इसको इंडिया का सबसे फर्स्ट $1 बिलियन ब्रांड बनाएंगे। ऑलराइट, माजा की अभी कैंपेन भी देखे जाएं पिछले दिनों के, तो वरुण धवन दिखाई देते हैं कैंपेन में। किस तरह से मार्केटिंग और कैंपेनिंग पर आप लोग स्पेंड अपने बढ़ा रहे हैं स्पेशली फॉर दिस प्रोडक्ट? तो माजा को हम लोग एडवर्टाइजिंग ऑल इंडिया एंड ऑल ईयर राउंड एडवर्टाइजिंग करते हैं। साउथ में माजा का अलग एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, नॉर्थ में अलग एडवर्टाइजिंग कैंपेन है। तो जिस स्टेट में जहां लैंग्वेज और कल्चर दिखाना होता है वही हम लोग यूज करते हैं। सो माजा's कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजिंग फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऑल्सो हर फेस्टिवल में आप देखेंगे कि माजा का एक मैसेज होता है कि हर फेस्टिवल में लोग चाहते हैं कि लोग माजा को खरीदें। वरुण धवन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और लेटेस्ट कैंपेन वरुण धवन को ट्विंस बना के हमने माजा आम की लालच के का सिर्फ एक इलाज है माजा, वो हमारा नया कैंपेन है। क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग और ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे थे, एक सवाल मन में ये उठता है कि कोका कोला के कई सारे कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स ऐसे भी रहे हैं, खासकर थम्स अप और कोका कोला इन जनरल की बात करें तो जो अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? देखिए, हर ब्रांड में और हर ब्रांड में एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी होता है और एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग ब्रांड एम्बेसडर चूज करते हैं। और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ले जिससे हम लोग अपने ब्रांड को देखते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि कोई ब्रांड एम्बेसडर और हमारा फिट ना हो तो वी पार्ट कंपनी ऑन अ वेरी पॉजिटिव टर्म्स। So we will always uphold the values of our brand and we hope that all our brand ambassadors will uphold the same values. All right. So fizzy drinks की बात करें सर थोड़ा सा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कोका कोला के बहुत सारे ड्रिंक्स नॉर्मली इसी प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन वर्ल्ड ओवर फिजी ड्रिंक्स का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी घट गया है और फिर कोलाज के ऊपर टैक्सेस और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन ड्रिंक्स का इंडिया में क्या स्टैंड है और उनको लेकर आप किस तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? देखिए, एरेटेड ड्रिंक्स या स्पार्कलिंग ड्रिंक्स जिसे हम कहते हैं, कोका कोला हो, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, फैंटा, लिम्का, ये
और हमारे वर्ल्ड वाइड पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, अभी भी ग्रो हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ग्रो हो रहे हैं, इंडिया में भी ग्रो हो रहा है। और इंडिया में पिछले 5-6 साल में स्पार्कलिंग ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हम उसी में पा रहे हैं। आज के डेट में इंडिया का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड, इनफैक्ट नंबर 1 FMCG ब्रांड इज स्प्राइट। स्प्राइट क्लियर है और उसमें लेमन लाइम फ्लेवर है। नंबर 2 ब्रांड इज थम्स अप। दीज आर 2 ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन इंडिया, और ये इसलिए इंडिया के नंबर 1 और नंबर 2 ब्रांड्स हैं, बिगर देन एनी अदर FMCG ब्रांड, बिकॉज दे आर ग्रेट टेस्टिंग, रिफ्रेशिंग एंड कंज्यूमर उनको लव करते हैं। कोका कोला के एक्टिवेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत उसमें खर्चा भी होता है। एक मैंने हाल ही में पढ़ा था जब जिसमें एक 2 लीटर बॉटल के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक किसी उसमें विलेज में लगा के कि इट्स ईजियर फॉर देम टू 2 लीटर से निकालना बजाय एक बड़ी सी मशीन लगाना। तो उस तरह के इनोवेशंस और कितने आप लोग उस पर काम कर रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे वो? देखिए, कई सारे इनोवेशंस ऐसे हैं क्योंकि हमारे ब्रांड्स 200 कंट्रीज में अवेलेबल है, 200 कंट्रीज से ज़्यादा अवेलेबल है। इंडिया में भी हमने कुछ इनोवेशंस किए हैं जो वर्ल्ड में फर्स्ट। एक हमारे बॉटलिंग पार्टनर हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस ने स्प्लैश बार डिज़ाइन किया। स्प्लैश बार इज़ एन इनोवेशन जिससे 2 लीटर बोतल को वो फाउंटेन बना देते हैं और उसमें 5 रुपए का कोक मिल जाता है, और उस 5 रुपए के कोक में दुकानदार का भी मुनाफा भी है और डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर का भी फायदा है। 5 रुपए में 100 ml का ग्लास। तो ये आप आगे कहीं ले जाने वाले हैं इसको? इंडिया से बाहर जाएगा ये? ऑलरेडी इंडिया में हजारों मशीन्स लगे हुए हैं और ये वर्ल्ड का फर्स्ट है। हम लोग चाहते हैं कि ये दुनिया भर में फैल जाए। एक और इनोवेशन हमने अभी लॉन्च किया है हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री लगाया जिसमें एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉटल है जिसमें एक कोटिंग लगाते हैं। उस कोटिंग से उस प्लास्टिक बॉटल का जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, 3 महीने के बदले में 6 महीने या 1 साल तक शेल्फ लाइफ बन जाता है। और उसमें गैस पूरे 1 साल के लिए वो गैस कभी निकलेगा नहीं उसमें। तो इट इज़ लाइक अ प्लास्टिक बॉटल दैट बिहेव्स लाइक अ कैन और बिहेव्स लाइक अ ग्लास बॉटल। वो लॉन्च हुआ है और वो बहुत अगेन फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। जब हम 2023 का लक्ष्य रख रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या करेंगे और कौन से एरियाज स्पेसिफिकली, जब आप माजा को $1 बिलियन ब्रांड बनाने की बात करते हैं तो कौन से एरियाज हैं जहां आप लोग टारगेट कर रहे हैं, जहां अभी कम कंजम्पशन है? ऐसा भी मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा कि माजा मतलब जनरली अभी तक सिर्फ 20% लोग ही कंज्यूम करते हैं। तो व्हाट आर दोज एरियाज जहां पे आप लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं? इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी तो बहुत है क्योंकि अभी भी कई सारे गांव हैं, कई सारे शहर भी हैं जहां पे हर जगह हमारे ब्रांड्स पहुंचे नहीं हैं। और हम चाहते हैं, हमारे एक पुराने चेयरमैन थे रॉबर्ट वुडरफ, जिन्होंने कहा कि हमारा विजन है कि हर व्यक्ति के हाथ के पास देयर शुड बी अ कोका कोला प्रोडक्ट विद इन आर्म्स रीच ऑफ डिजायर। मीनिंग एक कोका कोला का प्रोडक्ट जहां जिसको मन किया वहां अवेलेबल होना चाहिए। तो उस टाइप का हम डिस्ट्रीब्यूशन का विजन लेके जहां पर भी कोई भी दुकानदार हो जो हमारे प्रोडक्ट बेचना चाहे, हम या तो उसको आइस बॉक्स देते हैं या उनको एक छोटा सा फ्रिज देते हैं और कहते हैं आप हमारे प्रोडक्ट बेचना शुरू करिए। आज के डेट भी एवरेज इंडियन महीने में एक बार से भी कम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। तो और जैसे आपने पहले कहा था कि 20% से कम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं इंडिया में, तो 80% लोगों ने आज तक अभी ट्राई भी नहीं किया हमारे प्रोडक्ट्स। तो उन 80% लोगों को पहुंचाने के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपैंड करना पड़ेगा और जो छोटे पैकेजेस हैं सस्ते अच्छे प्राइस में वो भी अवेलेबल करना पड़ेगा। लास्टली सर, FDI 100% फूड प्रोसेसिंग में मेक इन इंडिया, इस सब से आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होगा ओवरऑल इंडस्ट्री को? ये जो नए FDI रूल्स आए हैं और जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि GST भी आ जाए और जितने भी रिफॉर्म्स प्लान है वो जल्द से जल्द आए, क्योंकि उससे इकोनॉमी एक्सपैंड हो जाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगे।
हमने तो पिछले 20 साल में $2 बिलियन से ज़्यादा FDI लगाया इंडिया में, और हमने 2012 में अनाउंस किया था कि 2020 तक $5 बिलियन हम लगाएंगे, और हमारे प्लान्स चल रहे हैं। हर साल 1000-2000 करोड़ के आसपास हमारे बॉटलर्स और हमारे पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं नए फैक्ट्रीज में, नए कूलर्स और नए ट्रक्स में, और ये इन्वेस्टमेंट हम करते जाएंगे आगे। और ऐसे जो पॉलिसीज आ रहे हैं FDI इन फूड प्रोसेसिंग, उससे और भी आसान हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। Thank you, sir. Thanks a lot. Pleasure talking. Thank you, sir. Pleasure talking to you.